हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आप लोग के एमए फोर्थ ईयर का पेपर फर्स्ट का यूनिट 4। ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी, जिसे हम आलोचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं क्या होता है आलोचनात्मक सिद्धांत। देखिए, जो आप लोग का क्रिटिकल थ्योरी है, आलोचनात्मक सिद्धांत है, वो समाजशास्त्र में किसी भी शाखा से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है समाजशास्त्र में। ठीक है, माना जाता है कि समाजशास्त्र में आलोचनात्मक सिद्धांत का मूल स्रोत कौन सा सिद्धांत है? संघर्ष सिद्धांत, जिसको किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के संघर्ष के विषय में जितना भी लिखा, उससे कहीं अधिक उसके जो बाद के विचारक आए, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने उस पर अपना व्यू रखा। ठीक है, बताया कि कार्ल मार्क्स उत्पादन की पद्धति को ही वर्ग संघर्ष का कारण मानते थे। ठीक है, उनका मत था कि उत्पादन की पद्धतियाँ ही वर्ग संघर्ष को जन्म देती हैं। वर्ग संघर्ष की परिणति क्या होती है? क्रांति होती है, और क्रांति के बाद समाज में जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें न तो कोई वर्ग होता है और ना ही कोई राज्य होता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? शोषण से मुक्ति दिलाना, मनुष्य को, व्यक्ति को शोषण से मुक्ति दिलाना और प्रभुत्व से मुक्ति मार्क्स के सिद्धांत का क्या था? मूल आधार था। इस प्रकार उत्पादन की पद्धतियाँ ही वर्ग संघर्ष का मूल कारण मानते थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के आलोचनात्मक सिद्धांत ने कार्ल मार्क्स के बाद के आलोचनात्मक सिद्धांतकार हुए, उनमें यह प्रयास किया कि वे संघर्ष सिद्धांत के तत्कालीन समाज की आवश्यकता रूप उसमें संशोधित करें। मतलब जो जिस समाज में वो रहते हैं उसके हिसाब से उसमें संशोधित करना आवश्यक हो जाता है करके। ठीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी से 2 दशक उद्धारक संघर्ष सिद्धांत के अनुकूल नहीं थे। देखिए, आलोचनात्मक सिद्धांत को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला स्वरूप तो यह है जो जर्मनी से प्राप्त होता है। स्थानीय दृष्टि से आलोचनात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्कूल से हुई है ना। फ्रैंकफर्ट एक जगह है, वहाँ से हुई है। यहाँ का आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण अनुभाविकता और तथ्यात्मकता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है ना। और दूसरा जो स्वरूप है वो कहाँ का है? अमेरिका का है। और यहाँ का आधार क्या था? अनुभाविकता है ना। देखिए, जर्मनी क्या करता था? अनुभाविकता को नकारता है, तो वहीं अमेरिका क्या करता है? अनुभाविकता को अपने अध्ययन का आधार मानता है। इन दोनों स्वरूपों को आलोचनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो पता चलता है कि दोनों जो सिद्धांत हैं, दोनों दृष्टि हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, है ना। जहाँ जर्मनी आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण का जो आधार किसको मानता है? दार्शनिकता पर आधारित है, जबकि वहीं पे अमेरिका किसको मानता है? अनुभाविकता को मानता है ना। आलोचनात्मक सिद्धांत के दो परस्पर विरोधी या प्रकार होते हुए भी दोनों में समानता यह है कि ये दोनों कार्ल मार्क्स के प्रस्तावित जो पैराडाइम था उसी पे आधारित है। मार्क्स ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें उन्होंने बताया था कि व्यक्ति के उद्धार की चर्चा उसे शोषण से मुक्ति दिलाने के संदर्भ में की है ना। उन्होंने व्यक्ति का उद्धार किसके रूप में किया है? उसको शोषण से मुक्ति दिलाने के संदर्भ में। यही आलोचनात्मक सिद्धांत का केंद्रीय आधार है, जिसको मार्क्स के जो केंद्रीय आधार था उसके अध्ययन का, कि मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाया जाए, यही आलोचनात्मक सिद्धांत का क्या हुआ? सेंटर पॉइंट है। ठीक है, दूसरा आधार यह है कि यह सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत को व्यवहारिकता प्रदान करता है। कहीं न कहीं मार्क्स के सिद्धांत को क्या करता है? व्यवहारिकता प्रदान करता है। मार्क्स स्वयं अपने सिद्धांत को व्यवहारिकता रूप नहीं देना चाहते थे, परंतु वे सिद्धांत एवं व्यवहार का समागम नहीं कर पाए।
आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण चाहे वो जर्मनी का हो या अमेरिका का, दोनों के सिद्धांत व व्यवहार का समागम चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही सिद्धांत का उद्गम कहाँ हुआ? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। ठीक है, इस प्रकार इसकी कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक दो हम रीड आउट करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला इसमें मानते हैं कि आलोचनात्मक समाजशास्त्र मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अस्वीकार करते हुए क्या करता है? हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार करता है। ठीक है, मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवादी को प्रस्तावित किया था, उसके स्थान पर वह वापस हीगल की ओर मुड़ता है और जो हीगल दार्शनिक का द्वंद्वात्मक था ना, उसको स्वीकार करता है। ठीक है, उसके बाद है आलोचनात्मक समाजशास्त्र मनुष्य की स्वतंत्रता का पक्षधर है ना। ये क्या चाहता है? मनुष्य को स्वतंत्र रखना, या उन समस्त दृष्टिकोण को स्वीकार कर देता है जो मनुष्य पर प्रभुत्व जमाए रखने के लिए पक्षधर है। ठीक है, इसी प्रकार आलोचनात्मक समाजशास्त्र की मान्यता है कि मनुष्य के जो विचार हैं उसका निर्माण उसके समाज से होती है। देखिए, जिस समुदाय में या जिस समाज में हम रहेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी, हमारी सोच भी क्या हो जाएगी? उसी के जैसी हो जाएगी। तो आलोचनात्मक सिद्धांत यही मानते हैं कि जो मनुष्य के विचार हैं वो जिस समाज में रहते हैं उसी समाज से ही होता है उसकी, है ना, निर्माण। और वस्तुओं को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। इसी कारण आलोचनात्मक समाजशास्त्र चेतना की प्रक्रिया को स्वीकार करता है ना। जो हम मनुष्य के जो थॉट्स होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिविटी से नहीं देख सकते ना, वस्तुनिष्ठता से। उसके लिए हमें चेतना की प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार आलोचनात्मक समाजशास्त्र के जो विचारक का मत है, प्रारंभ में इस शाखा की प्रकृति व्यक्तिपरक थी, यद्यपि बाद में इसकी प्रकृति में क्या हुआ? परिवर्तन आ गया। ठीक है, देखो, इस शाखा का एक अध्ययन विषय उन ऐतिहासिक शक्तियों का परिचय प्रस्तुत करना था जो मानव स्वतंत्रता पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था, है ना। इसी प्रकार आलोचनात्मक समाजशास्त्र के उपेक्षित वर्ग के उद्धारक का भी समर्थक है ना। जो अपेक्षित वर्ग है समाज में, उसके उद्धार का ये, ठीक है, उसका समर्थन करता है। आलोचनात्मक समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु सिद्धांत और क्रिया का एक साथ अर्थात एक ही रूप में अध्ययन करना, अलग मतलब करना है, अलग अलग नहीं, दोनों का। ठीक है, इस प्रकार आलोचनात्मक समाजशास्त्र क्या है? मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित संघर्ष सिद्धांत का क्या है? उसी का ही परिवर्तित रूप है और वही उसका केंद्रीय आधार है कहा जाए तो। ठीक है, इस मतलब आलोचनात्मक सिद्धांतकार ये मानते हैं कि वर्तमान समय में जो समाज विद्यमान है उसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? समाज को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अब हम जानते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो कहीं ना कहीं आलोचनात्मक सिद्धांत का क्या है? जन्मदाता है। क्या है फ्रैंकफर्ट स्कूल? आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। देखिए, आलोचनात्मक समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ? फ्रैंकफर्ट स्कूल। यह 1923 में मार्क्स के सिद्धांत की नए सिरे से व्याख्या करने के उद्देश्य के साथ कुछ सामाजिक शोधकर्ता एवं दार्शनिक दर्शन शास्त्रियों ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नगर में नामक एक शहर में एक संस्था प्रारंभ की, है ना। इसी संस्था को फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है, यद्यपि इसका संस्था का जो एक्चुअल नाम है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च। इस संस्था के प्रमुख अध्यक्ष कौन रहे? मैक्स होम खेमर। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाजशास्त्र सिद्धांत का निर्माण करना था जो अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान, संस्कृति और तत्कालिक पूंजीवादी समाज के मध्य
स्थापित संबंधों का अध्ययन कर सकें। इसका मुख्य कारण यह है कि इस स्कूल के सदस्य तत्कालिक क्लासिकल समाजशास्त्री सिद्धांत से संतुष्ट नहीं थे। इन विचारकों का मत था कि ये सिद्धांत समाज के चित्र का सही प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते, है ना। इसलिए ये विचारक क्या चाहते थे कि एक नया सिद्धांत को विकसित करना चाहते थे, और जो सिद्धांत उन्होंने विकसित किया वही क्या कहलाया, आलोचनात्मक सिद्धांत। यह उनकी यह संस्था फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से समाजशास्त्र में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, और इसका कारण क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना का कारण क्या है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर लिया है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना का मुख्य कारण एक ऐसे समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रतिपादन करना था जो समाज का जो सही चित्र है उसको प्रस्तुत कर सकें। इस स्कूल के समर्थक मार्क्स के विचारों से सहमत थे, किंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना में अपना योगदान दिया है। जो जैसे कि पहला मान सकते हैं, कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति के पश्चात जो राज्य विहीन समाज अर्थात समाजवादी समाज की स्थापना की भविष्यवाणी की थी, है ना। इस बीच जर्मन समाजशास्त्री जो मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के माध्यम से वेबर ने यह स्थापित किया कि वर्तमान समाज एक विवेकीकरण और या विवेकपूर्ण और नौकरशाही समाज है। इस यूरोपीय समाज से निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक जो समाज है मूल रूप से पूंजीवादी समाज है। इससे विचारकों को अनुभव हुआ कि मार्क्स की जो भविष्यवाणी है सही नहीं है। उनका मार्क्स के सिद्धांत पर से भरोसा उठ गया, है ना, और उन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल के माध्यम से अपना आलोचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी प्रकार दूसरा कह सकते हैं कि 1934 में जब स्टालिन ने रूस में सत्ता संभाली तो स्टालिन ने रूस में बहुत से लोगों को देश से निकाल दिया था ना। तब इसी समय रूस में क्या हुआ, अकाल ने लाखों लोग को अपने चपेट में ले लिया। मार्क्स के समाजवाद की कल्पना को स्टालिन ने धूल धसरित कर दिया, किंतु जर्मनी के मार्क्सवादियों के अनुभव किया कि मार्क्स के सिद्धांत गलत नहीं है, है ना, कहीं न कहीं उसमें सही सच्चाई है, किंतु नवीन परिस्थितियाँ इन सिद्धांतों को नए सिरे से मतलब नए तरीके से इसकी व्याख्या होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए क्या किया उन लोग, फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना किए, है ना। और तीसरा कारण है कि जब प्रथम विश्व युद्ध से पहले इटली में जो मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया। फांसीवाद का सीधा सिद्धांत राज्य एवं पूंजीवाद के माध्यम से मनुष्य का शोषण करना था। इस प्रकार फांसीवाद ने मनुष्य की स्वतंत्रता की क्या कल्पना जो थी वो कल्पना करना ही दुष्कर हो गया था, किंतु मार्क्स ने मानव स्वतंत्रता की बात की थी। मार्क्स की कल्पना को पुनर्जीवित करने के लिए ही यूरोप के मार्क्सवादियों ने आलोचनात्मक सिद्धांत को फ्रैंकफर्ट स्कूल के माध्यम से क्या किया, प्रस्तुत किया, है ना। इस प्रकार एक और कारण मान सकते हैं कि मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, है ना, मार्क्स के सिद्धांत की एक विशेषता क्रिया एवं सिद्धांत का सम्मिश्रण था। अर्थात सिद्धांत का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि यह क्रिया को जन्म दे। कुल मिलाकर मार्क्सवादियों का उद्देश्य मार्क्स के सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत करना था कि समाज में मनुष्य के शोषण का जो सही रूप है वो सामने आ सके, है ना। इस उद्देश्य को ही पूरा करने के लिए क्या किया गया, फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की गई, ठीक है। इस प्रकार कई कारण हैं और कई उद्देश्य हैं जिसके कारण 1923 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नगर में फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की गई और जिसके संस्थापक फ्लेलिक्स वेल थे। फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रमुख विचारक बहुत से हैं, जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के संस्थापक कौन रहे, फेलिक्स वेल, और प्रथम चेयरमैन कौन रहे, मैक्स होम खेमर। किंतु इस स्कूल के सर्वप्रमुख विचारक कौन हुए, जॉर्ज लुकास, ठीक है। इसी प्रकार एडोर्नो हो गए, हर्बर्ट मार्क्यूज हो गए, बेंजामिन हो गए, एरिक फ्रॉम हो गए,
इन सब का क्या बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसको आगे बढ़ाने में, ठीक है। इस प्रकार हम एडोर्नो और हैबरमास की योगदान को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले जानते हैं थियोडोर एडोर्नो, है ना। एडोर्नो का जन्म 1903 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। यद्यपि बाद में एडोर्नो ने प्रोटेस्टेंट धर्म ग्रहण कर लिया। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से उनका पहले दर्शन शास्त्र, फिर समाजशास्त्र, फिर मनोविज्ञान, फिर उसके बाद संगीत में शिक्षा ग्रहण की और बाद में यहीं से 1924 में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। 1933 में उन्होंने किरकेगार्ड पर लिखे गए शोध प्रबंध पर डीलिट भी की, है ना। यह वही दिन था जिस दिन हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली थी। इसके बाद कुछ कारणवश जो एडोर्नो हैं वो अमेरिका में रहे, किंतु बाद में वो फिर से जर्मनी वापस आ जाते हैं। होम खेमर के रिटायरमेंट के बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल के निदेशक कौन बने? एडोर्नो बने, है ना। एडोर्नो का अधिकार लेखन होम खेमर के साथ था। इन दोनों के द्वारा ही संयुक्त रूप से लिखी गई इनकी पुस्तक जो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। इस पुस्तक में ज्ञानोदय के द्वंद्व को उठाया गया है, ठीक है। किसको उठाया गया है? ज्ञानोदय के द्वंद्व को। यह पुस्तक फ्रैंकफर्ट स्कूल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन लेखकों ने इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि मानवीय जीवन की अधिकारी मानव जाति को ही सही दिशा प्रदान करेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ज्ञानोदय से उत्पन्न आधुनिक समाज में मानव जाति का भला नहीं किया गया। यह ज्ञानोदय का द्वंद्व है। इन दोनों लेखकों का ज्ञानोदय का उदय सिद्धांत जो मैक्स वेबर की तर्क संगतता, है ना, तथा मार्क्स के वस्तु विनिमय सिद्धांत को एक साथ जोड़ने की बात करता है, ठीक है। इस प्रकार एडोर्नो का योगदान आपके आलोचनात्मक सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है इनका, ठीक है। इस प्रकार आपका यह विवेचनात्मक या आलोचनात्मक सिद्धांत का एडोर्नो और क्या होता है आलोचनात्मक सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके हैबरमास के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे का हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।